सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। आरजेएस पीबीएच आ गया लिखने सकारात्मक भारत का इतिहास। दूर हटो ऐ नकारात्मकता, दूर हटो ऐ नकारात्मकता, आ गया है सकारात्मक दिए का प्रकाश। 12 अगस्त को रिलीज होगा ग्रंथ 5, हर घर हर ग्रंथ। मंथली 25 दिन सकारात्मक समसामयिक विषयों पर जो संवाद हो रहा है, ये कंटेंट तैयार हो रहे हैं ग्रंथ 5 के लिए, जो आपके हाथों में अगले अगस्त 2025 में प्रदान किया जाएगा और उसकी तैयारी जो है 6 महीने से चल रही है। आप जानते हैं कि आरजेएस पीबीएच सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन को पूरी दुनिया में लेकर आ गया है। पहली बार 25 दिन हर महीने सकारात्मक समसामयिक संवाद हो रहे हैं। तो 11 अप्रैल 2025 को क्या कुछ संवाद होने वाले हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आरजेएस पीबीएच सकारात्मक समाचार, उसके बाद आप राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, महात्मा ज्योतिबा फुले, फणीश्वरनाथ रेणु, कुंदनलाल सहगल जिन्हें केएल सहगल के नाम से आप जानते हैं, विष्णु प्रभाकर, विश्व पार्किंसंस दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस, इन सब चीजों की चर्चा करते हुए 11 अप्रैल के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी अपनी इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश में उदय कुमार मन्ना, आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया संस्थापक, राष्ट्रीय संयोजक। तो आइए आगे चलते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में 12 अप्रैल 2025 तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तसव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संभावना थीम के साथ शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए आधार कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के साथ सामंजस्य बिठाया जाएगा और इसमें उपयोगकर्ता के हित को केंद्र में रखा जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा फुले बहुत विद्वान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्री बाई से हुआ। जिस जमाने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार और स्कूल नहीं थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव दिलाया। उन्होंने साल 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला। इस स्कूल में उनकी पत्नी सावित्रीबाई पहले शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले को ही भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें समाज का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन वो टूटे नहीं बल्कि बढ़ते रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी के विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विद्वान और संपादक के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने अपना जीवन महिलाओं और किसानों का उत्थान करने में खपा दिया। जो शोषण हो रहा था उससे बिल्कुल ही किताबों में लिखकर उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई। उनके चर्चा करते हुए अक्सर उनके जीवन के एक पक्ष पर बात करना रह जाता है, और वो ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक सफल उद्योगपति भी थे। उन्होंने फूल, फल, सब्जी, इस तरह की जरूरी चीजें बेचकर कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा किया था। ज्योतिराव फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनके लिखा हुआ गुलामगिरी भी समाज को एक संदेश देता है। समाज सुधार के इन अथक प्रयासों के चलते 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। 1890 को 63 साल की उम्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। अपनी कहानियां, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और कविता के द्वारा समाज में जो जागृति लाने वाले साहित्यकार थे विष्णु प्रभाकर, उनकी पुण्यतिथि 11 अप्रैल है। अपने साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंचित करने के लिए वो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। विष्णु प्रभाकर आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी कालजयी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी की प्राय सभी विधाओं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, अनुवाद और बाल साहित्य आदि में प्रचुर लेखन किया। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन पर्यंत पूर्णकालिक मसीहजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक और यात्रा वृत्तांत लिखे। वे हरियाणा से साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक थे। विष्णु प्रभाकर को लिखने की प्रेरणा उनकी माँ से मिली थी। वे घुमक्कड़ भी थे और अपने लेखन के लिए दिल्ली, बर्मा और बांग्लादेश भी गए थे। साहित्य जगत में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई गैर सरकारी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और अब आइए बात करते हैं सुप्रसिद्ध गायक और फिल्म अभिनेता की, कुंदन लाल सहगल या कहें के.एल. सहगल। आपका जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। हिंदी फिल्मों में वैसे तो एक बेमिसाल गायक के रूप में विख्यात है, लेकिन देवदास जैसी चंद फिल्मों में अभिनय के कारण उनके प्रशंसक उन्हें एक उम्दा अभिनेता भी करार देते हैं। कुंदन लाल सहगल हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जा सकते हैं। 1930 और 40 के दशक की संगीतमय फिल्मों की ओर दर्शक उनके भावपूर्ण अभिनय और दिलकश गायकी के कारण खींचे चले जाते थे। यहूदी की लड़की, देवदास, परवाना, मोहब्बत के आंसू, जिंदा लाश, शाहजहां जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल एक बेहतरीन गायक भी थे। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले सहगल ने फिल्मी गानों को एक ताजगी दी। उन्होंने जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, ऐ दिले बेकरार, बालम आए बसो मोरे मन में, हाय किस बुत को की मोहब्बत में गिरफ्तार जैसे नायाब गीत और अलग अंदाज और जो बेस था के.एल. सहगल साहब का, तो कई गायक जो है उसका नकल भी कर किए आगे में। तो के.एल. सहगल की जो निधन है वो 18 जनवरी 1947 को हो गई। उपन्यासकार, कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुण्यतिथि 11 अप्रैल को है। विनम्र श्रद्धांजलि। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को भारत देश के बिहार राज्य स्थित पूर्णिया जिले के औराही हिगना नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में यह गांव पूर्णिया से सटे अररिया जिला में स्थित है।
फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में एक आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। यद्यपि आंचलिकता की प्रवृत्ति का आरंभ प्रेमचंद युग से ही दृष्टिगोचर होने लगा था और आंचलिक उपन्यासों की विधा का सूत्रपात भी हो चुका था, लेकिन रेणु के उपन्यासों और कहानियों के साथ इसका पूर्ण विकास हुआ और उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में ग्रामीण भारत का गहन रागात्मक और रसपूर्ण चित्र खींचा है। उनकी विशिष्ट भाषा शैली ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने काफी प्रसिद्धि दिलवाई थी और इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। तीसरी कसम को बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था और इसके निर्माता सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र थे। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है और कथा साहित्य के अलावा उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। उनके कुछ संस्मरण भी काफी मशहूर हुए। ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, समय की शिला पर, आत्म परिचय उनके संस्मरण हैं। इसके अतिरिक्त वे दिनमान पत्रिका में रिपोर्टाज भी लिखते थे। नेपाली क्रांति कथा उनके रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण है। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने खुलकर भाग लिया था और इस कारण जेल भी गए। उनके जो जन्म स्थान है भारत नेपाल सीमा के निकट था, इस कारण उनकी स्वाभाविक रुचि नेपाल की सशस्त्र क्रांति में भी रही। 1950 में जब नेपाल की एक तंत्रीय राजशाही के विरुद्ध संघर्ष छिड़ा तो वे क्रांतिकारी के रूप में, और वो भी विद्रोही सेना के साथ रहे। वो विद्रोहियों द्वारा परिचालित नेपाल रेडियो के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी बने। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना मैला आंचल, परिकथा, ठुमरी, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टाज, ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, प्रसिद्ध कहानियां, मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस संवदिया। इस तरह से वो अपनी रचनाएं इस पीढ़ी को दे गए और फणीश्वर नाथ रेणु जी का देहांत 11 अप्रैल 1977 को पटना में हो गया। नमन। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की। 11 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने 1800 संगठनों के संगठन WRAI के प्रस्ताव पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मान्यता दी थी और इस दिन कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर और महिलाओं और उनके परिवारों को सुरक्षित गर्भावस्था के बारे में शिक्षित करके भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन कई भारतीय महिलाओं, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों की महिलाओं की स्थिति गंभीर है और ये चुनौतियां हैं जैसे कि एनीमिया और कम उम्र में विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण, आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक जो है पहुंच का अभाव है। प्रसव के बाद जो जटिलताएं हैं वो भी है, संक्रमण, रक्तस्राव और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां जिसे नजरअंदाज अमूमन कर दिया जाता है। घरेलू काम का बोझ, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक जो है शारीरिक परिश्रम से मातृ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक कलंक और भेदभाव भी होता है। बालिकाओं के जन्म पर जो प्रताड़ना मिलती है कहीं कहीं वो भी असहनीय है। तो इस तरह से जो सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो भारत सरकार ने मातृ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कई तरह की पहल की है। जननी सुरक्षा योजना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है और इसके माध्यम से जो है प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल जो है वो राष्ट्रव्यापी पोषण मिशन है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM। ये भी एक बहुत बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली है MCTS, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी और देखरेख के लिए डिजाइन किया गया है।
और अब आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पालतू दिवस की। हर साल 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है और ये दिन हमारे पालतू जानवरों के साथ हमारे विशेष बंधन को मनाने और उनकी देखभाल और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। बिल्लियों, कुत्तों, पक्षियों और यहाँ तक कि बाघों जैसे सभी पशुओं जैसे हमारे प्यारे मित्रों के लिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि पालतू बनाने के लिए देश के कानून का पालन करना आवश्यक है। सेलिब्रिटी पालतू जीवन शैली विशेषज्ञ और पशु कल्याण अधिवक्ता कोलिन पैगे ने 2005 में इस दिवस की स्थापना की थी और 11 अप्रैल जो है राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में हम मनाकर पशुओं के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। विश्व पार्किंसंस दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल में डॉक्टर जे पार्किंसन के जन्मदिन 11 अप्रैल के अवसर पर मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय पार्किंसन रोग एसोसिएशन के बीच साझेदारी में की गई थी। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन एक अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इस बीमारी का वर्णन एन एसे ऑन द शेकिंग पॉलिसी में किया था डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने, जो 1817 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने मांसपेशियों की कमजोर शक्ति, अनैच्छिक कंपन वाली हरकतों के पैटर्न का वर्णन किया। भले ही उन्हें सहारा दिया जाए, उन्होंने इस तथ्य के बारे में भी लिखा कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में शरीर को आगे की ओर झुकाने और अनजाने में चलने से दौड़ने की गति में बदलने की प्रवृत्ति होती है, जबकि इंद्रियां और बुद्धि कमजोर हो जाती है। पार्किंसंस रोग के 4 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं: विश्राम करते समय कंपन, अकड़न, धीमी गति और समन्वय या संतुलन की कमी। पार्किंसन रोग एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अधःपतन होता है और सीधे उन नसों को प्रभावित करता है जो पूरे शरीर के लिए मोटर कार्यों को संभालती हैं। जैसे पीडी वाले व्यक्ति में बीमारी बढ़ती है। शरीर की सुस्ती और अंगों की बढ़ती कठोरता से स्पष्ट हो जाता है कि कोई विकासशील समस्या है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, अंग अनियंत्रित रूप से हिलने लगते हैं और अंततः अतिरिक्त लक्षणों की एक पूरी श्रृंखला विकसित हो जाती है। क्योंकि अधिक से अधिक मोटर फंक्शन प्रभावित होते हैं, पीड़ित अक्सर थके हुए होते हैं और समय बीतने के साथ स्मृति समस्याएं अधिक स्पष्ट होती चली जाती हैं। तो ये 11 अप्रैल 2025 को सकारात्मक संवाद समसामयिक विषयों के साथ उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, 25 दिन हर महीने सकारात्मक संवाद हो रहा है और ये कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं ताकि अगस्त में रिलीज होने वाली आरजेएस पीबीएच की 5वीं पुस्तक, जिसे ग्रंथ का दर्जा दिया गया है, वो आपके हाथों में, आपके परिवार और आपके बच्चे और आपके लिए वो बेहतरीन पुस्तक साबित हो। और आप अगर अब तक आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस पीबीएच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ये सारी जानकारी पहुंच जाए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी इतिहास में दर्ज करा दें। शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका पुण्य आपको मिलेगा। अच्छे कार्यों का पुण्य मिलता ही है। अब मुझे अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।